मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको डॉक्टर घुरिये की अवधारणाओं की परिभाषा के बारे में जानकारी दूंगी। डॉक्टर घुरिये ने तनाव, सामाजिक तनाव, संघर्ष, एकीकरण आदि की परिभाषाओं की भी विवेचना की है। वैसे ये शब्द हम समाजशास्त्र में पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम इनकी एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो उन्होंने इन सबको एक बार परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम तनाव की या टेंशन की डेफिनेशन देखें तो घुरिये ने ये बताया है कि समाजशास्त्र में मूल रूप से तनाव की अवधारणा शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया मनोविज्ञान से आई है। तनाव जो है वो प्रत्येक प्राणी का एक गुण है, क्षमता है या लक्षण है। ये स्वायत्त तंत्रिका यंत्र के विभिन्न खंडों से उत्पन्न होता है। इनमें से जब कोई एक क्रियाशील हो जाता है तो तनाव व्यवस्था के निश्चित खंड में एकत्रित हो जाता है और वह अशांति और अनियंत्रित क्रियाओं को उत्पन्न करती रहती है जब तक कि वह उपर्युक्त क्रिया के द्वारा शांत नहीं हो जाए। तनाव के प्रमुख चालक पोषणता और लैंगिकता है। फ्रायड के अनुसार लैंगिकता सभी तनावों और इच्छाओं में सर्वोपरि कारण है। समाजशास्त्र में कुर्ट लिविन ने सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत का विकास किया, जिसे तनाव मनोविज्ञान भी कहा जाता है। इन्होंने तनाव के दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। घुर्ये के अनुसार तनाव कोई अभिवृत्ति नहीं है, लेकिन यह अभिवृत्ति तो नहीं है, लेकिन बुद्धि की अवस्था और स्थिति है। जैसे अपमान होना, गंवारपन, संरक्षकता, अक्खड़पन, घृणा, विमुखता, विद्वेषता, किसी पर संदेह करना, ये सब तनाव के एक मुख्य कारण है। मैकाइवर ने 51 प्रकार की अभिवृत्तियां बताई हैं जिनके कारण तनाव होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार तनाव बुद्धि की एक अवस्था है जो समूह अथवा समूह के सदस्य को अलग थलग कर देती है, और जो तनाव या अप्रियता के कारण है उसमें एक व्यवहार के प्रतिमान को पैदा करता है, जिसे मिश्रित अभिवृत्तियों के रूप में हम देख सकते हैं। समाज और सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव को अगर हम परिभाषित करें तो हमें सबसे पहले समाज की परिभाषाएं देखना पड़ेंगी। तो समाज को अगर हम परिभाषित करें तो सबसे पहले एल.टी. हाउस ने समाज को संबंधों का ऊतक या टिश्यू बताया है, और मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। घुरिये ने समाज को समूहों का और उन समूहों के सदस्यों का एकीकृत रूप बताया है। सभी मानव समाज में व्यक्ति जो है और वो समूह दोनों ही प्रमुख होते हैं। पार्क और वर्गेस ने दो प्रकार के समूह बताए हैं, एक तो संघर्ष समूह और दूसरा है व्यवस्थापन समूह। घुरिये ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बताया है कि जापान के समाजशास्त्रियों आदि ने अपने समाज में भी विशिष्ट तनाव समूह को बताया है। ये है पारिवारिक जीवन में तनाव, समुदायों में तनाव, साहित्यिक संघों में तनाव, ईटा बहिष्कृत जाति की समस्या के इर्द गिर्द तनाव, प्रजातीय तनाव, धार्मिक जीवन में तनाव, आर्थिक जीवन में तनाव, वैचारिक तनाव और युवा लोगों में तनाव। घुरिये ने आलोच्य कृति में सामाजिक तनाव से तात्पर्य इन्हीं अंतर वैयक्तिक तनावों और अंतर समूह तनावों से लगाया है। अभी संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। घुरिये ने संघर्ष की अवधारणा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि अवधारणा तनाव की तरह व्यक्तिगत, अंतर्वैयक्तिक और अंतर समूह की घटना है। इस पर मार्गेंथु के विचार महत्वपूर्ण हैं। मार्गेंथु ने बताया कि राजनीतिक दल, धार्मिक एवं प्रजाति समूह, क्षेत्र, बस्तियां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक लेन देन एवं संघर्ष करती है। इसके बाद आपने सामाजिक कार्यविधि का वर्णन किया है जिसमें संघर्ष पैदा होता है और जिसके कारण विरोधी दावे होते हैं। माल्थस और चार्ल्स ने डार्विन ने अस्तित्व के व्यक्तियों और समूहों के संघर्ष की चर्चा की है। जॉर्ज सिमेल ने 4 प्रकार की अंतःक्रियाओं के बारे में बताया है। यह है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थान और आत्मसत्करण। इनमें जो 4 प्रक्रियाएं हैं उनको भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था से यह संबंधित है। संतुलन प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था संघर्ष से संबंधित है। सामाजिक संगठन व्यवस्थान से संबंधित है।
और आत्मसातकरण व्यक्तित्व तथा सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। सिमेल ने संघर्ष के 4 प्रकार बताए हैं: युद्ध, वैर एवं झगड़े, मुकदमेबाजी और बहस या परिचर्चा। E.A. रॉस ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में संघर्ष से संबंधित 7 पक्ष बताए हैं: युगों का संघर्ष, जिसे उन्होंने युग संघर्ष का नाम दिया, प्रजाति का संघर्ष, कस्बा, देश, समुदाय का संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, प्रौद्योगिकी संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, पढ़े लिखे और अनभिज्ञों में संघर्ष। मेकाइवर और पेज ने 2 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं बताई है: सहयोग और संघर्ष। मेकाइवर कहते हैं समाज सहयोग है जो संघर्ष से रेखित होता है। घुर्ये ने यंग के सामाजिक व्यक्तिगत संघर्ष को निम्न 8 प्रकार बताए हैं: प्रौद्योगिकी, प्रजातीय, धार्मिक, राजनीतिक, अंतर समुदाय एवं अंतः समुदाय, अंतर्वर्ग और अंतःवर्ग, लिंग एवं आयु संघर्ष और बौद्धिक अथवा आचार सिद्धांतों का संघर्ष। संघर्ष की अवधारणा के विकास में ध्यान देने योग्य जो बात है वो है संघर्ष केवल विघटनकारी ही नहीं होता है बल्कि यह संगठनात्मक कार्य भी करता है। फॉलेट के एक लेख में कॉन्ट्रैक्टिव कन्फ्लिक्ट में लिखा है कि आपने संघर्ष में संगठनात्मक और निर्माणात्मक पक्ष पर भी उन्होंने प्रकाश डाला इस लेख में, और आपने कहा कि संघर्ष को अच्छा है बुरा कुछ भी नहीं मानना चाहिए, इसका अध्ययन पूर्वाग्रह के आधार पर भी नहीं करना चाहिए। संघर्ष विचारों और हितों की भिन्नता के अनुसार देखना चाहिए। इस प्रकार से संघर्ष के अर्थ में मतभेद है। घुर्ये ने संघर्ष को परिभाषित भी किया है, विवेचना भी की है, और उन्होंने ये आगे बताया है संघर्ष मूल्यों में द्वंद्व है जिसमें शत्रुओं का तत्काल उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धियों को प्रभावहीन बनाना है या पीड़ित अथवा हटाना है। उनको पीड़ित करना भी है, शत्रुओं को प्रभावहीन बनाना भी है और उनको अपने रास्ते से हटाना है। विलियम्स का कहना है कि सभी परिचित सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं को किसी समूह का सदस्य मानता है और जिसे बौद्धिक एवं व्यावहारिकता के अनुसार हम समूह कहते हैं तथा अन्य समूह को भी समूह अथवा अहम समूह कहते हैं। इस प्रकार की शत्रुता समूह संघर्ष का स्रोत होता है। किसी भी प्रकार की कुंठा संघर्ष की प्रकृति को कठोर बनाने में आग में घी का काम करती है। रेमंड एरन ने संघर्ष को समूह संघर्ष 2 समूह में बांटा है और पारस्परिक, इसे क्या बताया उसने कि 2 समूहों में व्यक्तियों में निश्चित सीमित वस्तु को प्राप्त करने अथवा पारस्परिक असंगत मूल्यों को पाने के लिए विरोध अथवा द्वंद्व ही संघर्ष है। एकीकरण या इंटीग्रेशन। घुर्ये ने बताया है कि अवधारणा की विवेचना में सर्वप्रथम उसके इतिहास पर हमें प्रकाश डालना पड़ेगा, और एकीकरण के इतिहास पर हम प्रकाश डालें तो उसके लिए हमें फॉस्लेट के एकीकरण की अवधारणा को देखना पड़ेगा जो उन्होंने 1921 से 1927 के बीच में दी थी। अमेरिका में एकीकरण की अवधारणा का उल्लेख 1931 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेस में नहीं हुआ था, जबकि ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के 14वें संस्करण में एकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी गई। लेकिन इस अवधारणा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हर्बर्ट स्पेंसर ने 1862 में अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया, और उन्होंने बताया कि विभेदीकरण के साथ एकीकरण निर्जीव, जैविक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 1931 में मेकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में फॉलेट एकीकरण की अवधारणा को प्राथमिक समूह के सिद्धांत में समूह प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। मेकाइवर के विचारों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एकीकरण की अवधारणा को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, और वो सामाजिक परिवर्तन की प्रगति की विवेचना में मेकाइवर ने हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकासी संबंधित एकीकरण विचारों का उपयोग किया। वार्नर एवं लेंडेक्सर ने एकीकरण को परिभाषा नहीं दी और उसने इसको 4 प्रकार में बताया: सांस्कृतिक, मानकीय, संप्रेषण परक और प्रकार्यात्मक। और उन्होंने यह भी बताया कि श्रम विभाजन की व्यवस्था की इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता की मात्रा में प्रकार्यात्मक एकीकरण होता है। घुर्ये ने
इस प्रक्रिया को एकता की परिस्थिति से प्राप्त किया है। सभी जटिल तकनीकी को एकीकरण कहा है। इसके दो घटक है, राजनीतिक एकीकरण जिसमें आएगा भूभागीय एकीकरण और आर्थिक एकीकरण, और दूसरा है सामाजिक एकीकरण। भूभागीय एकीकरण में भौगोलिक क्षेत्रों की एकता आती है और जैविक एकता होती है, और यातायात, संचार के साधन, आर्थिक एकता में आर्थिक प्रक्रियाएं और सामान्य प्रशासन होता है। सामाजिक एकीकरण में व्यक्तियों और समूहों का ऐसा एकीकरण जिसमें सामान्य साझा मूल्य होते हैं, और इसके आधार पर समाज का मनोवैज्ञानिक एकीकरण होता है। सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक। घुर्ये ने सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक से संबंधित विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने बताया है कि अपनी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों में तनाव का निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि इसे भाषाई तनाव कहा। एक भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक पूरे भारत में बसे हैं। वे अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक धर्मावलंबी पूरे देश में फैले हुए हैं, और उनमें धर्म के आधार पर अन्य धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक तनाव या सांप्रदायिक झगड़े देखे जा सकते हैं। घुर्ये ने तनाव के तीसरा रूप बताया है, अल्पसंख्यकों में प्रांतीयता के आधार पर भी संघर्ष की विवेचना की है। उन्होंने 1968 में जो पुस्तक लिखी थी उसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं का उल्लेख किया तथा भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने देखी थी उसके बारे में वर्णन किया। भारतीय संविधान के अधिनियम 30/1-2-350B1 में भाषाई अल्पसंख्यक समूह और भाषाई अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण संस्कृति या प्रजाति या राष्ट्रीयता के अनुसार नहीं किया गया है, बल्कि भाषा और धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यकों का जो है वो निर्धारण किया गया है। मुस्लिम भारतीय जो उर्दू भाषाइयों का भिन्न धर्म है तथा वे भाषा और धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक हैं। भारत में धर्म के आधार पर ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं, परंतु कोई वो विशेष भाषा वाले नहीं हैं। ये लोग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं और उनका जन्म एवं पालन पोषण हुआ है। वे अपने राज्यों की भाषा बोलते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा भारतीय ईसाइयों की विशिष्ट भाषा हम नहीं मान सकते। अल्पसंख्यकों के प्रमुख अधिकार। घुर्ये ने लिखा है कि राष्ट्रसंघ केवल प्रजातीय, भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानता है। इसमें कहीं भी राष्ट्रीय अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं है। उन्होंने इसके प्रमुख अधिकारों का वर्णन किया है। पहला है राष्ट्रीयता। व्यक्ति निश्चित सीमा में आतन आवास करता है, और जहाँ पे वो आवास करता है उसकी संतानें हैं तो वो उसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त करती है जिस सीमा क्षेत्र में वो आता है। जीवन की स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता किसी भी स्थान के सभी निवासियों का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी धर्म में विश्वास करते हों, चाहे वो कहीं भी आते जाते हो और अन्य लोगों से उनका आचार मेल नहीं खाता हो। कानून के सामने सभी लोग समान होते हैं। उसमें भाषा, धर्म, प्रजाति, राष्ट्र ये सब सामने नहीं आते हैं, और सबको समान नौकरी या वो आजीविका पाने का भी अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यक राष्ट्र हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि अपनी सामाजिक, धार्मिक पाठशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करें और चंदे से चलाएं। राज्य पर उनकी भाषा का उपयोग का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है, और इन्हें मौखिक अथवा न्यायालय द्वारा भाषा के बोलने के लिए राज्य की भाषा के अतिरिक्त सभी सुविधाएं प्रदान होती है। राज्य उन्हें कस्बों और जिलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में उपर्युक्त सुविधाएं भी प्रदान करता है, और उनकी बजट में जो हर वर्ष जो बजट होता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक बहुवाद या बहुसमाज। घुर्ये ने सांस्कृतिक बहुवाद या कल्चरल प्लूरलिज्म और प्लूरल सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, और उन्होंने ये बताया है कि किसी एक समाज में एक से अधिक प्रजाति या सांस्कृतिक मूल की जनसंख्या होने से बहुसमाज नहीं बन जाता, बल्कि बहुसमाज के लिए विभिन्नता एक आवश्यक लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं है। सभी का अधिकार राष्ट्र
जिनमें विभिन्न जनसंख्या होती है, आवश्यक नहीं है कि वे बहुसमाज हो। उनकी प्रमुख जनसंख्या में जाति, भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति में भिन्नता, ये सब होना आवश्यक है। बहुसमाज में विभिन्नता की समस्या का समाधान प्रभावी जनसंख्या से अलग होना चाहिए। उनके अस्तित्व की पहचान संपर्क के तत्वों के क्षेत्र, बाजार और राजनीति, इनमें भी सीमित नहीं होता है, बल्कि एक ही छोटा समूह होता है जिसके पास अन्य सांस्कृतिक समूहों पर शक्ति एवं नियंत्रण रहता है। राष्ट्रवादियों के अनुसार राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय अपरिहार्य है। कोई भी संस्कृति तभी बनी रह सकती है जब उसके पास राजनीतिक सत्ता एवं शक्ति हो। इसलिए बहु समाज, बहु संस्कृति तथा बहु जनसंख्या, बहुआर्थिकी आदि में हमें तनाव की समस्याएं देखने को मिलती है। और घुर्ये ने बहुवाद में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच बहुवादी उद्देश्यों को बनाए रखने के कारण ही संघर्ष बताया कि संघर्ष का खतरा उनमें हमेशा बना रहता है।